Hello everybody, I am Baljeet Dhaka from Pinnacle Coaching Center, and today we will do very important chapter Fundamental Unit of Life. और ये चैप्टर हम लोग हिंदी में करेंगे, बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज करेंगे. देयर विल बी सेपरेट प्रेजेंटेशन फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स. those who are interested only in English medium, they can watch that presentation. ये प्रेजेंटेशन है वो बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी. जहाँ तक एसएससी का सवाल है, तो इस चैप्टर से लगभग 2-3 क्वेश्चन आते हैं. टोटल अराउंड 12 क्वेश्चंस, 10 to 12 क्वेश्चन ये बायोलॉजी में से आते हैं. टोटल अगर 50 क्वेश्चंस हैं, टोटल 50 क्वेश्चन हैं, तो 15 में से लगभग 23-24 क्वेश्चन वो साइंस के आते हैं. आउट ऑफ 23-24 क्वेश्चंस, आउट ऑफ 50 क्वेश्चन जनरली कम फ्रॉम साइंस. एंड फ्रॉम 23 to 24 क्वेश्चन, 10 to 12 क्वेश्चन जनरली कम फ्रॉम बायोलॉजी. And out of that, 2-3 questions are directly or indirectly related to the unit of life. You can say related to the cells. ये 2-3 जो क्वेश्चन होंगे वो इससे लेकर आएंगे चैप्टर कोशिका से. जो कि पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बताओ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिंदगी की इकाई क्या है. तो उसका आंसर होगा कोशिका, सेल. While examining a thin slice of cork, इसकी हिस्ट्री क्या हम जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले कोशिका के बारे में, सेल के बारे में किसने बताया और क्यों बताया और कैसे बताया, और उसका क्या हुआ फिर बाद में. क्या वही सेल है वो अभी तक चलती आ रही है. ये देखिए पीस, ये कोर्क है, लकड़ी का टुकड़ा बोल सकते हैं. जब अभी कुछ साल पहले बोतलें आती थी, उसके ऊपर ढक्कन होता था, वो कोर्क उसमें जरूर होता था. आजकल है प्लास्टिक की या उसके और कंपोनेंट, केमिकल कंपोनेंट वो आ रहे हैं. तो जो कोर्क होगा इस तरह से होगा, कोर्क ऐसा होगा. और अगर हम इसमें देखें कोर्क में, तो जो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक फर्स्ट टाइम इसने जब अपने ही प्रकार की उसने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप है वो बनाई हुई थी, उसमें इस कोर्क की आकृति देखी, इसके बारे में देखा, तो उसको लगा कि ये मधुमक्खी के जो छत्ता होता है उसके उस तरह के उसने अलग अलग टाइप के बॉक्स देखे, कंपार्टमेंट देखे. और उस कंपार्टमेंट को अंग्रेजी में सेल कहते हैं. लैटिन वर्ड है, इनफैक्ट लैटिन वर्ड है. सेल इज ए लैटिन वर्ड, लिटिल रूम जिसका मतलब होता है. और बॉक्सेस आप बोल सकते हैं इंग्लिश में उसको. रॉबर्ट हुक ने वो चीज़ उसमें देखी. कोर्क क्या होता है? कोर्क इज सब्सटेंस व्हिच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री. और ये घटना जो कोर्क की हुक ने देखी वो काफ़ी समय पहले थी, लगभग 350-400 साल पहले, 350-400 साल पहले. तो फर्स्ट टाइम 1665 उसने सेल्फ डिजाइन से ये ऑब्जर्वेशन किया और उसको बाद में सेल नाम दिया, जो कि आज तक भी जारी है. दिस मे सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड वेरी इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट. देखने में ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं की होगी, लेकिन उस जमाने के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज थी. क्योंकि उस टाइम में ये पहली बार किसने बताया कि शरीर भी अलग अलग इकाइयों का बना हुआ है. ज्यादातर लोग उस टाइम में या सभी लोग उस टाइम में ये मानते थे कि शरीर तो एक ही यूनिट का बना हुआ है, शरीर है पूरा एक यूनिट का बना हुआ है, देयर इज नो सेपरेट यूनिट. तो उसने पहली बार ये बताया कि सेपरेट यूनिट का बना हुआ है. ये तो उस टाइम में काफी, उस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट था. द यूज ऑफ वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीज यूनिट्स इज यूज टिल दिस डे इन बायोलॉजी. आज भी वो सेल का वर्ड है वो हम लोग यूज करते हैं. व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ? सेल है फर्स्ट टाइम, जैसे हमने देखा सबसे पहले सेल की खोज कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. 1665 में किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने. और उसने सबसे पहले एक प्रारंभिक से कोर्क स्लाइस उसमें छत्ते देखे. ल्यूवेनहोक है, ल्यूवेनहोक है 1674, लगभग 8-10 सालों के बाद में
With the improved microscope, discovered the free living cells in pond water for the first time. तो पहली बार जीवित कोशिकाएं किसी ने पॉन्ड वाटर से उसने सैंपल लिया, वो सबसे पहले देखी वो थे लिवन हुक, और डेड सेल देखी थी वो थे रॉबर्ट हुक। इट वाज रॉबर्ट ब्राउन, और उसके बाद लगभग 70-80 साल के बाद में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन है, उन्होंने न्यूक्लियस, इस सेल में न्यूक्लियस भी होता है, उस टाइम में सेल को मानकर चल रहे थे कि एक इकाई है, लेकिन बाद में सेल के अंदर भी जब उसका विश्लेषण हुआ तो पाया गया कि न्यूक्लियस वो सेल के अंदर होता है। ये खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। हम देखते हैं कि जब इस कोशिका की बात करें तो हम हल्का सा एक बार स्टार्टिंग में हम देख लेते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल, इन दोनों की स्ट्रक्चर कैसी है, उनका आकृति कैसी है उनकी, वो देखते हैं हम। आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ सेल वाल है, ये सारी चीजें होती क्या है, सेल वाल वगैरह, ये आगे आएगी प्रेजेंटेशन में सारी चीज बताई जाएगी। उसके बाद सेल वाल के नीचे है सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल ऊपर है, और ये प्लांट सेल में है, हम देखेंगे एनिमल सेल में नहीं होगी। और उसके बाद सेल वाल के नीचे सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन, ये गोल्गी अपरेटस, गोल्गी अपरेटस भी इसको बोल सकते हैं। फिर एक क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ये है वैक्यूल, काफी बड़ा वैक्यूल, वैक्यूल मेम्ब्रेन, और एक वैक्यूल काफी बड़ा होता है प्लांट सेल में, हम आगे देखेंगे ऐसा। फिर है कुछ क्रिस्टल्स, ड्रूज क्रिस्टल, रेफाइड क्रिस्टल्स, ये भी पाए जाते हैं प्लांट सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया जूते के आकार का होता है, शूज लाइक स्ट्रक्चर, और ये इसके अंदर जो जिसमें सब ये तैर रहे होते हैं वो होता है साइटोप्लाज्म। आप बोल सकते हैं वो फ्लूइड जिसमें ये सारी चीजें पाई जाएगी, साइटोप्लाज्म। अमाइलोप्लास्ट, स्टार्च ग्रेन, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जैसे हमने देखा ये मेम्ब्रेन थी और ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ जिसमें ऊपर ये दाने से नजर नहीं आ रहे आपको, स्मूथ होगा, और जिसमें दाने से नजर आ रहे हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और एक कोने में अगर आप देखें तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, और ये जो दाने से नजर आ रहे हैं आपको, ये चीज है राइबोसोम। राइबोसोम होते हैं गोल्गी वेसिकल्स, वेसिकल्स मीन्स बैग लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज प्लांट सेल, एंड देन आफ्टर दैट वी विल डू एनिमल सेल। एनिमल सेल की बेसिक संरचना देखिए किस तरह की एनिमल सेल्स होगी। एनिमल सेल्स होती है, इसके अंदर एक तो जैसे हमने उसमें देखा था प्लांट सेल है, इसमें एनिमल सेल्स में सेल में वाल नहीं है, इसमें सीधे मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया हमने देखा, गोल्गी अपरेटस उसमें देखा था, फिर हमने न्यूक्लियोलस देखा था, न्यूक्लियस देखा था, ये बीच में है इसमें, जबकि उसमें बीच में नहीं था, उस बीच के अंदर बड़ा सा वैक्यूल था, सेंट्रल वैक्यूल। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाहर दाने से स्ट्रक्चर, जबकि अंदर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उसके बाद स्मूथ और रफ के बाद फिर है यहाँ पे देखिए सेंट्रियोल्स, इसमें होगा ईच कंपोज्ड ऑफ 9 माइक्रोट्यूबुल ट्रिपलेट, इस तरह का सेंट्रियोल स्ट्रक्चर। ये है माइक्रोट्यूबुल्स, वहाँ पे माइक्रोट्यूबुल्स कही थे, यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल्स देखिए। और साइटोप्लाज्म, जैसे मैंने बताया उसमें कि इसमें बाकी चीज़ें तैर रही होती है, साइटोप्लाज्म जिसको जीवद्रव्य बोलते हैं हिंदी में। राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स, ये सारे राइबोसोम्स। फिर है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बाहर की है, सेल वाल नहीं है इसमें। गोल्गी वेसिकल, लाइसोसोम, एनिमल सेल में लाइसोसोम, और फिर पिनोसाइटोटिक वेसिकल, ये इस तरह फॉर्मेट में, ये भी वेसिकल, वेसिकल मीन्स समथिंग लाइक दिस स्ट्रक्चर। ये एनिमल की ब्रॉडर, एनिमल सेल की ब्रॉडर स्ट्रक्चर, जिसको हम ध्यान में रख सकते हैं जब हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह की चीज में पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले पुरकिंजे साहब 1839 का समय है,
1839 में, आज से लगभग 150-200 साल पहले 1839 में पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म है उसके बारे में बताया, क्वाइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि बताओ फ्लूइड सब्सटेंस प्रोटोप्लाज्म है उसका नाम किसने दिया। आंसर है पुरकिंजे 1839। द सेल थ्योरी, सेल के बारे में जो थ्योरी कल्पना की या सेल के बारे में बताया और एक थ्योरी दी कि ऐसे ऐसे होगा, दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाज रिप्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट स्लीडन एंड स्वान। सेल थ्योरी है क्या? सेल थ्योरी है कि सभी पौधे और जानवर सेल से बने होते हैं और सेल है वो जिंदगी की बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, इसको सेल थ्योरी बोला गया। और ये सबसे पहले जो दी थी ये थ्योरी, ये थे स्लीडन एंड स्वान 1838 और 1839। आप बोल सकते हैं इस दौरान बायोलॉजी पे काफी ज्यादा काम हो रहा था। इस दौरान साइंस मेडिकल फील्ड में, बायोलॉजी फील्ड में काफी काम हो रहा था। आप बोल सकते हैं कि हजारों लाखों साल पहले इतना ज्यादा काम नहीं हुआ मेडिकल साइंस पे, सिर्फ 200-250 साल है उससे पहले, उस दौरान ही सब कुछ जो आज हम देख पा रहे हैं मेडिकल साइंस की दुनिया, बायोलॉजी की दुनिया, बायोलॉजी की बड़ी बड़ी किताबें, वो सिर्फ 200 और 300 साल की पीछे की जो मेहनत है, साइंटिस्ट का रोल है, उसी के आधार पर ही है। द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विट्सो। 1855 में इस थ्योरी को आगे और बताया गया बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल थ्योरी का एक्सटेंशन दिया कि सेल आएगी लेकिन किससे बनेगी, कि जो ऑलरेडी सेल्स है उसी से ही नई सेल बनेगी। और ये बात किसने बताई? ये बात विट्सो ने बताई। आज के टाइम में बहुत छोटी सी बात लग रही है कि, लेकिन उस टाइम में ये काफी इंपॉर्टेंट बात थी। फिर आता है कि विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगभग आप बोल सकते हैं 70-80 साल पुराना, ज्यादा पुराना नहीं है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो हम मैकेनिकल माइक्रोस्कोप लैब में देखते हैं उसमें काफी ज्यादा फर्क है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो सेल के अंदर के ऑर्गेनेलीज, अंदर के जो पार्ट हैं, वो काफी बड़ी अच्छे ढंग से देख सकते हैं, काफी बड़े नजर आएंगे। इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स ऑर्गेनेलीज। सबसे पहले तो जब सेल्स को देखा गया उसी को अचीवमेंट माना गया कि देखो ये बहुत छोटी होती है, उसके बावजूद देख लिया। अब उसके बाद ऑर्गेनेलीज को देखा गया तो फिर एक अचीवमेंट के सामने आया, दैट वाज पॉसिबल ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवरी। वेरियस ऑर्गेनेलीज मीन्स सेल के अंदर जो हमने देखे थे पार्ट्स, सेल के हिस्से, उसको ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। Invention of magnifying lenses led to the discovery of microscopic world, और it is now known that a single cell may constitute a whole organism। एक ही सेल का कोई ऑर्गेनिज्म बना होता है, ये भी हमें पता चला जब हम ये डिस्कवरी कर रहे थे। जैसे कि अमीबा एक सेल का बना होता है, क्लेमाइडोनोमास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ये सब एक सेल के बने होते हैं, यूनिसेलुलर है। ये बात भी हमें पता चली जब हम डिस्कवरी कर रहे थे। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो एक सेल के बने होते हैं उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। दूसरे अगर रूप में अगर बात देखें इसको, तो मैनी सेल ग्रुप टुगेदर इन सिंगल बॉडी एंड अज्यूम डिफरेंट फंक्शन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हो गए, एक है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर कौन से? जो एक सेल के बने होते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से? मल्टी मीन्स मैनी, जो कई सेल्स के बने होंगे, बड़े ऑर्गेनिज्म होंगे, उनको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। जैसे कि फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल। फंजाई, मैनी पीपल कॉल इट फंगी, आप भी बोल सकते हैं इसको, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोनाउंसिएशन। एंड प्लांट्स एंड एनिमल, ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और वो जो हमने पहले डिस्कस किए थे बैक्टीरिया वगैरह, वो थे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अभी तक जो ये माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग लेंसेस, उनसे हमें ये बात पता चली
कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेल के अंदर पार्ट्स होते हैं, एंड एवरी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम ए सिंगल सेल। कि जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल से आई है, अभी तक हमें पता चला। एंड सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर अवन काइंड। ऑल सेल दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये जो एक्सटेंडेड थ्योरी थी, सेल थ्योरी, उसमें भी ये बात सामने आई। नाउ द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। क्वेश्चन है कि क्या सभी सेल्स होते हैं शरीर में, उनका साइज लगभग एक जैसा होता है या डिफरेंट हो सकता है? तो आंसर है इसका कि उनका काम क्या है। अगर न्यूरॉन होंगे, नर्वस सेल्स होंगी, तो उसका काम डिफरेंट है और उनकी शेप और साइज है वो भी डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू अदर सेल्स। आप बोल सकते हैं कि डिफरेंट फंक्शन के आधार पर है वो साइज और सेल शेप होता है, वो डिसाइड होता है सेल्स का। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। और कुछ ऐसे भी है क्या जो सेल्स है, कोशिका अपना शेप है वो चेंज करती है? आंसर है यस, अमीबा। फॉर एग्जांपल के तौर पर अमीबा। इन सम केसेस सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड पेक्यूलियर फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल नर्व सेल है टिपिकल शेप। अब ये देखिए एग्जांपल है नर्व सेल का। नर्व सेल की स्ट्रक्चर ऐसी होगी। आप ये देखिए, ये न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, सोमा, टर्मिनल, इस फॉर्मेट में ये न्यूक्लियस देखिए, यहाँ पे न्यूक्लियस इसका नजर आ रहा है और ये एक्सॉन। आप बोल सकते हैं कि अजीब टाइप की इसकी स्ट्रक्चर, काफी लंबी स्ट्रक्चर। ईच लिविंग सेल हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। हर सेल, जैसे हमने देखा न्यूरॉन है, नर्व सेल है, वो अपना अलग रोल अदा करती है दूसरी सेल की तुलना में। और हम ये जब टिश्यू पढ़ेंगे और ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे सेल के बारे में, तो और ज़्यादा इसके बारे में क्लैरिटी होगी। हाउ डज ए लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शंस? यू नो दैट देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की सिद्धांत पे काम करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कि इन सबका अपना अपना काम बटा हुआ है। जैसे आमतौर पर घर में भी बटा होता है, सिमिलरली हर काम ये बटा होता है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ह्यूमन सेल्स, ह्यूमन बीइंग में ये हर सेल है अपना अपना रोल अदा कर रही है, हर टाइप का ग्रुप। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ह्यूमन बॉडी हैज ए हार्ट टू पंप ब्लड, ए स्टोमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन। Similarly, division of labor is also seen within a cell in many cases. जैसे एक सेल शरीर होता है, उसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, हर पार्ट अलग अलग रोल अदा कर रहा है, वैसे सेल के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर है, उसके ऊपर आधारित होगा और अलग पार्ट सेल का जो अलग हिस्सा है वो अलग अपना काम करेगा। इन फैक्ट ईच सेल सच सेल हैज गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट नोन एज सेल ऑर्गेनेल्स। आप बोल सकते हैं कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो ये सेल होगी, उस सेल में जो डिफरेंट कंपोनेंट होंगे वो डिवीजन ऑफ लेबर अपना अपना काम करेंगे और उस कंपोनेंट को बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। फिर आता है ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे हमने बात की कि हर सेल ऑर्गेनेल्स है वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन काम करेगा और सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम सेल एंड सो ऑन। एक काम एग्जांपल के तौर पे है नया कोई मटेरियल बनाना सेल के अंदर, दूसरा है उस जो वेस्ट मटेरियल हो जाता है उसको साफ कैसे करना है, ये काम भी सेल के अंदर हो रहा है और कोई स्पेसिफिक पार्ट इसमें करेगा। ए सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स एंड दीज ऑर्गेनेल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। सभी मिलकर ही उसको बेसिक यूनिट है वो बना पाएंगे और उसी को हम लोग हैं कोशिका या सेल बोलते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू बी हैव सेम ऑर्गेनेल्स नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। आप बोल सकते हैं कि लगभग सारे सेल्स में सेम ऑर्गेनिज्म, किसी माइटोकॉन्ड्रिया सभी माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड सभी में उस टाइप की सेल्स में प्लास्टिड्स मिलेंगे, तो वो कंपोजिशन है वो सेम होती है।
What is cell made up of? What is the structural organization of cell? We saw above that cells has specific component called organelle, and how is cell organized? If we study a cell under a microscope, we would come across three features in almost every cell: plasma membrane, nucleus and cytoplasm. अगर सेल ऐसे है जिसके अंदर यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा, इसको आप साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं, इसको उसके अंदर फिर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन, ये तो होना ही है, इनको तीनों, उसके बगैर काम नहीं हो सकता। All activities inside the cell and interaction of the cell with its environment are possible due to these features. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन है, उसके बारे में जानते हैं पहले। दिस इज द आउटरमोस्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटरमोस्ट लेयर होगी कवरिंग द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अंदर की जो कंटेंट होगा उसको बाहरी एनवायरनमेंट से उसको अलग करना, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो रोल अदा कर रही है। उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। किसको बाहर रखना है, किसको अंदर रखना है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड कर रही है। कुछ मटेरियल बाहर से अंदर आएगा और कुछ मटेरियल है अंदर से बाहर जाएगा, और ये किसकी सहायता से हो रहा है, ये हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से। इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, और ऐसा नहीं है कि सारे मटेरियल अंदर आएंगे, कुछ को रोकेगा बाहर जाने से या अंदर आने से। सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं उसको, क्योंकि वो सिलेक्ट करता है किसको बाहर रखना है, किसको अंदर रखना। परमिएबल मतलब आने जाने का रास्ता, परमिशन देना, परमिट करना। सिलेक्टिवली मतलब सिलेक्ट करके किसको करना है अंदर, किसको बाहर करना है, ये काम सेल में सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज सेल मेम्ब्रेन उसका है। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल? नाउ हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल? Some substance like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. अब diffusion आता है, diffusion क्या होता है? diffusion होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जैसी गैस कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, अंदर जा सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। किसकी सहायता से? एक प्रोसेस की सहायता जिसका नाम है डिफ्यूजन। We have studied the process of diffusion in the earlier chapter. We saw that there is a spontaneous movement of a substance from a region of higher concentration to a region where its concentration is low. ये सेल है, इसके बाहर हाई कंसंट्रेशन वाला कोई आइटम है तो वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, और अगर यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है तो वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। इस तरह से मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज हो जाना, डिफ्यूजन प्रोसेस है। हायर कंसंट्रेशन लोअर है, लोअर अगर अंदर हायर है तो इधर की तरफ बढ़ जाना, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। सिमिलरली समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन सेल्स व्हेन, फॉर एग्जांपल, सम सब्सटेंस लाइक CO2 व्हिच इज सेलुलर वेस्ट एंड रिक्वायर्ड टू बी एक्सट्रैक्टेड आउट बाय द सेल accumulates in high concentration inside the cell। अगर सेल के अंदर कंसंट्रेशन है CO2 की ज्यादा तो वो बाहर करेगा ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसको बाहर करेगी, कंसंट्रेशन ज्यादा और अंदर कम है। इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल, और हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ CO2 है वो बाहर कम होगी, जिससे कि बाहर से अंदर से हम देख सकते हैं, अंदर से बाहर की तरफ वो CO2 जाए, क्योंकि CO2 इन सेल इज ए वेस्ट प्रोडक्ट। CO2 in a cell is a waste product. As soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside, CO2 moves out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by the process of diffusion. That's why that we have seen. Similarly, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा था कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे थे, उसी तरह से ऑक्सीजन के साथ भी डिफ्यूजन का यही प्रक्रिया होगी। ऑक्सीजन इंटर द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन
when the level or concentration of oxygen inside the cell decreases, अगर एक सेल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा है उसका कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाए और बाहर ज्यादा है तो डिफ्यूज होगी ऑक्सीजन। Thus diffusion plays an important role in gaseous exchange between cells and its external environment। अगर गैसेस जैसे O2 CO2 वो गैसियस एक्सचेंज है वो किसकी वजह से हो रही है? प्रोसेस इन्वॉल्व डिफ्यूजन। वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इसमें वाटर मॉलिक्यूल है H2O, वो भी सेम प्रक्रिया। अगर बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा अंदर की तरफ आएगा, अंदर ज्यादा बाहर की तरफ जाएगा। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। आप बोल सकते हैं कि अगर वाटर मूवमेंट हो तो हम उस डिफ्यूजन की टाइप को ऑस्मोसिस बोलेंगे। हम उस डिफ्यूजन की टाइप को ऑस्मोसिस बोलेंगे जब वाटर मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन इट। वाटर मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन इट। नाउ मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन is also affected by the amount of substance dissolved in water। वाटर के अंदर क्या है डिजोल्व उस पर भी डिपेंड करेगा। ऑस्मोसिस आप बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर अंदर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू ए रीजन ऑफ ए लोअर कंसंट्रेशन। तो ये वाटर से रिलेटेड है ऑस्मोसिस प्रक्रिया। नाउ व्हाट विल हैपन इफ यू पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ ए शुगर और साल्ट इन वाटर। वाटर के अंदर साल्ट डाला हुआ है या शुगर डाला हुआ है, आप बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन है हाई, कंसंट्रेटेड हो चुका है। और अगर उसको एनिमल सेल या प्लांट सेल में इसके अंदर डाल दें तो क्या होगा? क्वेश्चन है कि वाटर और वाटर सॉल्यूशन किसका? शुगर का है या फिर साल्ट का है, और उसके अंदर एनिमल सेल या प्लांट सेल हमें डालनी है, क्या होगा फिर? वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड हैव, तीन चीजें हो सकती है। एक चीज तो ये हो सकती है कि मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट आउटसाइड सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट। अगर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर है सॉल्वेंट, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है बाहर, इसका वाटर है सॉल्वेंट, और बाकी जो पदार्थ है उसकी है कम, इसका सोल्यूट है वो कम है, तो क्या होगा? द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। वाटर है वो अंदर की तरफ फ्लो करेगा बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो मीन्स लेस, हाइपर मीन्स हाई। लेस, व्हाट इज लेस? लेस इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट आउटसाइड द सेल। और किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा? वाटर की, मतलब सॉल्वेंट कंसंट्रेशन ज्यादा और सोल्यूट कंसंट्रेशन कम। हाइपो मीन्स कम, कम क्या चीज? सोल्यूट। तो ऐसी सिचुएशन में पानी बाहर से अंदर सेल की तरफ आएगा, और ये जो प्रोसेस है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये एग्जाम में काफी बार आते हैं, आपको ध्यान में रखना है। डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है। नाउ water molecules are free to pass across the cell membrane in both the direction, but more water will come into the cell than will leave। पानी बाहर से अंदर की तरफ ज्यादा आएगा और अंदर से बाहर की तरफ कम जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है वो बाहर ज्यादा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में। नेट जो ओवरऑल रिजल्ट होगा वही होगा कि वाटर अंदर जाएगा सेल्स के। दिस सेल इज लाइकली टू स्वेल अप, और सेल है वो फूल जाएगी। कोशिका के अंदर पानी जाएगा तो कोशिका फूलेगी। दूसरा क्या हो सकता है कि जो मीडियम है एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल। अगर सेल के बाहर जितना सेल के अंदर सॉल्यूशन में, साइटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म में जो कंसंट्रेशन है, अगर बाहर भी उतनी होगी तो क्या होगा? बराबर की कंसंट्रेशन होगी। देन देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। और सच सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें देयर इज नेट नो flow of a water molecule across the membrane. Now water crosses the cell membrane in both the direction, but the amount going is the same amount going out. So there is no overall movement of water. Total पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर जितना अंदर आ रहा है उतना अंदर बाहर जा रहा है।
द सेल विल स्टे द सेम साइज, और सेल है इस तरह के केस में हमेशा सेम साइज रहेगा। इफ द मीडियम हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, अगर ये सेल है और बाहर है वो वाटर की कंसंट्रेशन कम है, मतलब सोल्यूट ज्यादा है, तो वाटर अगर कम है और अंदर वाटर ज्यादा है तो इसका मतलब अंदर से बाहर की तरफ वाटर फ्लो करना स्टार्ट करेगा। मीनिंग दैट इट इज अ वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दैट सेल विल लॉस वाटर बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या था? इस मेम्ब्रेन से बाहर जाना। जब वाटर जाएगा उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं और जनरल को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो सच सॉल्यूशन है उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर मीन्स ज्यादा, हाइपर मीन्स ज्यादा। क्या ज्यादा? ज्यादा। टोनिक मीन्स सोल्यूट की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, सोल्यूट कंसंट्रेशन है बाहर ज्यादा है, सॉल्वेट कम है, तो सॉल्वेट अगर कम बाहर कम होगा तो अंदर से बाहर की तरफ जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स। Again, water crosses the cell membrane in both the direction, but this time more water leave the cell than enter its. Therefore, the cell will shrink. और फिर ऐसा क्या होगा? सेल से वाटर बाहर चला गया, इसका सेल श्रिंक हो सकती है। The osmosis is a special case of diffusion through a selectively permeable membrane. Unicellular freshwater organism and most plant cells tend to gain water through osmosis. तो चाहे वो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म हो या जो ज्यादातर प्लांट्स हैं वो ओस्मोसिस से वाटर गेन करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम में कि बताओ ऑर्गेनिज्म प्लांट अपना पानी कैसे लेते हैं? पानी की जरूरत होती है उनको, फोटोसिंथेसिस में पानी का पानी ऑर्गेनिज्म को जरूरत होगी, प्लांट्स को जरूरत होगी पानी की, तो कैसे लेंगे? इस प्रक्रिया से लेंगे। नाम क्या है इसका? ओस्मोसिस। ओस्मोसिस होगी। आप बोल सकते हैं कि डिफ्यूज हो गया है वाटर। Absorption of water by plant roots. Absorption of a water by plants roots is also an example of a osmosis. Plants roots में पानी जाएगा, ऑब्जॉर्व करेगा वाटर प्लांट रूट्स, तो क्या होगा? ऑस्मोसिस इसमें इन्वॉल्व होगा। Thus the diffusion is an important in exchange of gases and water in the life of a cell. In addition to this, the cell also obtains nutrition from its environment. Different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy in the form of ATP. क्वेश्चन है कि डिफरेंट जो मोलिक्यूल होंगे, हमने वाटर की बात की, हम दूसरे फूड पार्टिकल की बात कर रहे हैं, दूसरे न्यूट्रिशन फॉर्म की बात कर रहे हैं। डिफरेंट मोलिक्यूल जो होंगे वो सेल्स से बाहर आएंगे, सेल्स के अंदर जाएंगे, और इस प्रक्रिया में उनको थ्रू टाइप ऑफ ट्रांसफर रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी, जो कि एटीपी मोलिक्यूल, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये मोलिक्यूल है। इस फॉर्मेट में उनको एनर्जी की आवश्यकता होगी मोलिक्यूल्स को मूवमेंट करने के लिए। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आता है कि बताओ जो सेल होती है, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो किस चीज की बनी होती है? आंसर होगा लिपिड्स। लिपिड्स। और किस चीज की बनी होगी? प्रोटीन्स। लिपिड और प्रोटीन की बनी होगी। However, we can observe the structure of plasma membrane only through a electron microscope. ऐसी होती होगी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। इसका मतलब हाईली साइंटिफिक, हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। इससे हम जज कर सकते हैं पूरी कंप्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है, क्या मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल्स द सेल टू engulf in food and other material from its external environment. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जब सेल मेम्ब्रेन है वो काफी फ्लेक्सिबल है और बाहर से मॉलिक्यूल आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ऑफ इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से। और बाहर से अंदर की तरफ जो फूड और अदर मटेरियल आ रहा है, सच प्रोसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस। अमीबा एक्वायर्ड इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेसेस। तो कुछ ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली यानी कि मॉलिक्यूल वो कंप्लीट भोजन ही एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या हुआ कि फूड और अदर मटेरियल बाहर से सेल के अंदर जाएगा, उस प्रक्रिया में बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। और जो हम पहले देख रहे थे वो क्या था?
वो था ऑस्मोस, जब वाटर इन्वॉल्व था। और जब वाटर इन्वॉल्व नहीं फूड इन्वॉल्व है तो इसमें एंडोसाइटोसिस उसको बोलेंगे। और एमीबा है, क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में, अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया से, किस प्रोसेस से करता है? आंसर है एंडोसाइटोसिस से करता है। अब आता है सेल वॉल। जैसे हमने बात की थी प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है जो कवर करती है, रिजिडिटी देती है, और सेल में, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती और फ्लेक्सिबल होती है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल क्या इन प्लांट सेल में पाया जाता है। इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक कवरिंग होगी, काफी रिजिड होगी ये कवरिंग, और इसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है कई बार कि बताओ सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी होती है? आंसर होगा इसका सेलुलोज की बनी हुई होती है सेल वॉल। और वो सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी हुई थी? वो प्रोटीन और लिपिड्स की बनी हुई थी। सेलुलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस and provides structural strength to plants. Now, when a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or concentration of a contraction of the content of the cell away from the cell wall. हमने बात की यहाँ पे कि अगर इससे वाटर लूज हो जाए, किससे? हम एक वापस आते हैं उस प्रक्रिया पे, किस पे? कि अगर सेल थी और सेल से जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया तो क्या होगा? ये सेल श्रिंक जाएगी। जब ये सेल श्रिंक जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, उस तरह की सिचुएशन में क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसे इसके अंदर ऐसे हो जाएगा। और उस प्रक्रिया को, उस फिनोमेना को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस श्रिंकेज ऑफ और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। सेल वॉल से और इसके बीच में स्पेस होगा, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं उस प्रक्रिया को। तो सेल वॉल के साथ इसका भी संबंध है, कहीं कहीं ऑस्मोसिस का, अगर श्रिंकेज हुई तो प्लाज्मोलाइसिस होगा। फिर आता है इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल एंड नॉट डेड सेल आर एबल टू ऑब्जर्व वाटर बाय ऑस्मोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि जो ये ऑस्मोसिस इतने टाइम से बात चल रही है वो सिर्फ लिविंग सेल में होती है, नॉन लिविंग में नहीं होगी, डेड सेल में वो नहीं होगी। ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर सिर्फ ऑस्मोसिस प्रक्रिया लिविंग सेल में हो रही है। सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। अगर मीडिया वेरी डाइल्यूट है बाहर तो क्या हो सकता है? पानी अंदर की तरफ आएगा, और पानी अंदर की तरफ आएगा तो ये बहुत ज्यादा फूल सकता है, और बहुत ज्यादा फूल सकता है तो ये फट भी सकता है, ब्रस्ट हो सकता है। अगर ब्रस्ट हो तो क्या होगा? ये सेल डेड हो सकती है। इसके लिए प्लांट्स के बाहर इस मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल है, इसको ब्रस्टिंग होने से रोकती है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो और ब्रस्टिंग का खतरा हो तो सेल वॉल एक इसका काम ये भी हो सकता है कि वो उसको रोके दे। सच मीडिया द सेल टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। नाउ सेल स्वेल्स, अब सेल फूल गई है क्योंकि पानी अंदर आ गया है। बिल्डिंग ऑफ प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, वॉल एग्जैक्ट है इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वोलन वॉल। वॉल है वो इसकी तरफ बाहर की तरफ प्रेशर लग रहा है पानी का, क्योंकि अंदर से पानी आ गया और बाहर जाएगा प्रेशर, लेकिन वॉल है उतना ही प्रेशर है वो अंदर की तरफ सेल वॉल है वो लगाएगी, तो वो एक उसी शेप में रहेगी। सेल वॉल का बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा। बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स सच सेल्स कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल मीडियम। अब आते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में जानकारी लेते हैं। न्यूक्लियस क्या है? हमने सेल स्ट्रक्चर देखी थी, एनिमल सेल देखी थी और प्लांट सेल देखा था। तो एनिमल स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस केंद्र में था, बीच में था, और प्लांट सेल में कोने में था। हम देखते हैं कि अगर हम न्यूक्लियस की स्टडी करें तो उसके अंदर क्या होगा या वो क्या होगा। द न्यूक्लियस हैज ए डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हम देखते हैं कि ये देखिए न्यूक्लियर एनवलप, ये है न्यूक्लियर पोर है ये, और ये है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियस टाइप स्ट्रक्चर जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ये हमने 3D में इस तरह की शेप निकाली है। उसके बाद देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो इसकी हर ऑर्गेनेल्स के चारों तरफ यूकेरियोटिक सेल्स में जैसे हमने देखा था
कि एक मेम्ब्रेन होगी, और ऐसा ही मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, उसमें पोर्स होंगे विच अलाउ, और पोर्स का काम क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड और वाइस वर्सा। जो ये पोर्स होंगे, इस पोर्स से अंदर का मॉलिक्यूल्स बाहर और बाहर के मॉलिक्यूल अंदर, जब इनकी जरूरत होगी अंदर बाहर होने की, तो इस पोर्स से हो सकते हैं न्यूक्लियर। ये भी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन यू कैन से। द न्यूक्लियस कंटेंट्स, और न्यूक्लियस के अंदर होगा क्या, क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रेड रोड शेप स्ट्रक्चर। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कई बार, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर क्या होगी, रोड शेप स्ट्रक्चर होती है क्रोमोसोम की। और ये कब विजिबल होते हैं, व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। ये भी कई बार क्वेश्चन आया एग्जाम में कि बताओ क्रोमोसोम विजिबिलिटी सिचुएशन में कब आते हैं, जब सेल है वो डिवाइड होने के नजदीक पहुंच गई हो, तो उसमें क्रोमोसोम बिल्कुल क्लियर नजर आएंगे। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए की फुल फॉर्म है। और क्रोमोसोम में क्या चीज होती है, क्रोमोसोम इंफॉर्मेशन या इनहेरिटेंस फीचर्स होते हैं पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में। जो इंफॉर्मेशन या कैरेक्टर्स जाते हैं वो किसकी वजह से जाते हैं, वो जाते हैं क्रोमोसोम्स, जिसको हम हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं। गुणों का ट्रांसफर गुणसूत्र करते हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज, और क्रोमोसोम की मोलिकुलर संरचना क्या होगी, उसके अंदर होगा क्या क्रोमोसोम, वो बनते हैं डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं क्रोमोसोम। तो डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइज सेल्स। और डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर ही इंफॉर्मेशन होती है कि सेल्स है वो किस तरह की बनेगी और सेल का क्या होगा। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। आप बोल सकते हैं कि अगर सेगमेंट करने हो डीएनए के, तो उसको हम बोलेंगे फंक्शनल सेगमेंट को जीन्स। जो जीन्स फंक्शन करेगा आगे ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इन ए सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। अगर कोई सेल डिवाइड होने की सिचुएशन में नहीं है तो उसमें डीएनए मौजूद रहता है क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज स्ट्रेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमेटिन मटेरियल होगा वो धागे जैसी संरचना होगी, उसकी धागे जैसी। डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का आपने सुना होगा नाम, वो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosome. जो क्रोमेटिन मटेरियल होगा वो सेल्स में हमेशा रहेगा, लेकिन जब सेल्स डिवाइड होने की तरफ जाएगी तो वो क्रोमेटिन मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में चला जाएगा और क्रोमोसोम है उसका रूप धारण कर लेगा, क्रोमोसोम का रूप धारण कर लेगा। और एक क्रोमोसोम होता है, उसके एक स्ट्रक्चर देखें हम लोग, संरचना देखें तो वो इस तरह की शेप होगी। ये देखिए वन क्रोमोसोम, इसकी स्ट्रक्चर क्या, 2 आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स होते हैं इसमें। क्रोमेटिड्स आए तो इसका मतलब वो क्रोमोसोम के हिस्से हो गए क्रोमेटिड्स। वन इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द अदर एंड इज कंटेन वन डीएनए मॉलिक्यूल। हर में एक डीएनए मॉलिक्यूल होगा और एक कॉपी दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होगी। ये पी आर्म है, शॉर्ट आर्म स्ट्रक्चर। सेंट्रोसोम यहाँ पे होगा, सेंट्रोमियर आप बोल सकते हैं, सेंट्रोमियर यहाँ पे होते हैं। जो कंस्ट्रक्टेड पॉइंट होता है ऑफ द क्रोमोसोम, कंस्ट्रक्टेड पॉइंट ऑफ क्रोमोसोम उसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। और ये क्यू आर्म है जो बड़ा पार्ट है, लॉन्ग आर्म स्ट्रक्चर। डीएनए मॉलिक्यूल, और ये जो बड़ा पार्ट है वो कैसे बना हुआ है, देखिए डीएनए मॉलिक्यूल होगा लॉन्ग स्ट्रिंग लाइक डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड इनटू ए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बाय प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन्स। आप बोल सकते हैं कि ये ऐसे स्ट्रक्चर होगी, ये डीएनए की स्ट्रक्चर है। तो डीएनए कहाँ का रोल अदा कर रहा है, क्रोमोसोम में, इस क्रोमोसोम में या क्रोमेटिड्स में इस तरह से डबल हेलिक्स के फॉर्मेशन में डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बाय प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन्स। हिस्टोन्स भी यहाँ पे एक वर्ड है आया है जो इसका इस्तेमाल प्रोटीन होते हैं। हिस्टोन्स क्वेश्चन आ जाता है, हिस्टोन क्या, प्रोटीन।
Now, nucleus plays a central role in cellular respiration, cellular reproduction. Sorry, न्यूक्लियस का रोल होता है, सेंट्रल रोल करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में. द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स. रिप्रोडक्शन क्या हुआ? सेलुलर रिप्रोडक्शन की एक सेलुलर रिप्रोडक्शन होता है एक सेल का दो न्यू सेल्स में डिवाइड करना उसको, और उसमें न्यूक्लियस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. इट ऑल्सो प्लेज ए crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at the maturity by directing the chemical activities of the cell. सेल है वो किस फॉर्मेट में जाएगी आगे, सेल कैसी डेवलप होगी, मेच्योरिटी में कैसी होगी वो सेल, इसकी जानकारी न्यूक्लियस वो प्रोवाइड करेगा. केमिकल एक्टिविटीज जो सेल के अंदर हो रही है उसको डायरेक्शन देकर. इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. बैक्टीरिया होगा जो प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती या वेल डिफाइंड नहीं होती. सच एन इनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होगा जिसमें कि कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. तो न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियोइड होगा ऐसे बैक्टीरिया टाइप स्ट्रक्चर जिसमें कि न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं है और उसको बोलेंगे, और उसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं उसको बोलेंगे न्यूक्लियोइड. सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल्स लेक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स और प्रिमिटिव और प्राइमरी, और हिंदी में बोल सकते हैं आप इसको प्रारंभिक जीव जिसमें कि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड विद्यमान होता है, उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं. उस तरह की जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन नहीं होती ऑर्गेनिज्म्स को बोलते हैं प्रोकैरियोट्स. मतलब प्रारंभिक और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस. Organism with cells having nuclear membrane are called eukaryotes. तो मेन डिफरेंस क्या हुआ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में? यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के चारों तरफ वो बिल्कुल क्लियर स्पष्ट है, जबकि प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं है. हल्की सी शेप देख लीजिए, ये प्रोकैरियोट सेल्स है. प्रोकैरियोटिक सेल्स वो किस तरह की होती है? इसमें राइबोसोम्स होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल भी होती है. इंपॉर्टेंट, क्या प्रोकैरियोट सेल में सेल वॉल होती है? हाँ होती है. न्यूक्लियोइड्स, राइबोसोम, ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर. प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑल्सो लेक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे जो ऑर्गेनेल्स थे हमने देखा था वो आमतौर पर गायब होते हैं. किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में, क्योंकि वो बहुत ही साधारण सेल होती है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है. मेनी ऑफ द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनेल्स आर आल्सो परफॉर्म्ड बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये ऑर्गेनाइज्ड रूप में पार्ट्स होंगे, पुअरली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो ऑर्गेनेल्स नहीं होते. इनफैक्ट उसका एक स्वभाव हुआ या पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स होते हैं वही खुद ही कर देते हैं. The chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with the membranous vesicles bag-like structure but not with the plastid as in eukaryotic cells. आप बोल सकते हैं कि कुछ प्रोकैरियोटिक ऐसे भी होंगे जहां पे फोटोसिंथेसिस होगा, तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा तो उसमें प्लास्टिड होना अनिवार्य है? तो यहां पे आया कि नहीं, अनिवार्य नहीं है. वेसिकल्स होते हैं जो कि उसी तरह के होते हैं बैग-लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन वो काम प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्लास्टिक की बजाय बेसिकली कर देते हैं फोटोसिंथेसिस वाला जो क्लोरोफिल होता है उसका काम. नाउ साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी थी और इसके अंदर साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य हमने देखा था
वो फ्लूइड कंटेंट है। इट ऑल्सो कंटेन मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर कई जो सेल ऑर्गेनेल्स जैसे हमने डायग्राम में उसमें देखा था वो पाए जाते हैं। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। सेल ऑर्गेनेल्स आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन, और क्या खास बात है कि हर सेल ऑर्गेनेल्स के चारों तरफ वो इनक्लोज्ड होते हैं मेम्ब्रेन्स के। आप बोल सकते हैं कि हर ऑर्गेनेल जो होता है उसकी मेम्ब्रेन होती है। इन प्रोकैरियोट्स बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर आल्सो एब्सेंट, क्योंकि ऐसा कोई बहुत ज्यादा बड़ी स्ट्रक्चर इसमें होती नहीं है प्रोकैरियोट्स में, और जो कंपोनेंट वो रोल अदा कर रहे थे, तो इसलिए जो सेल बाउंड मेम्ब्रेन होती है ऑर्गेनिज बाउंड मेम्ब्रेन होती है वो भी एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स में। ऑन द अदर हैंड यूकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ ए वायरसेस। वायरस क्या होते हैं? वायरस में लेक एनी मेम्ब्रेन्स एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ until they enter a living body and use its cell machinery to multiply। जो वायरस होंगे, वायरस में मेम्ब्रेन्स नहीं होगी, और जब मेम्ब्रेन्स नहीं होगी तो वो लाइफ का रोल है वो तभी होगा उसका जो वो किसी लिविंग बॉडी में उसकी एंट्री होगी और वो उसी की मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा। तो ये वायरस का इंपॉर्टेंट रोल हो गया। एक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या है, हालांकि आगे और भी ज्यादा डिफरेंस आएंगे, लेकिन एक बड़ा कंपैरिजन भी किया हुआ है जिसमें ज्यादा पॉइंट है, लेकिन आप थोड़ा एक बार नजर दौड़ाइए इसके ऊपर भी कि इसका साइज है वो कंपेरेटिवली प्रोकैरियोटिक सेल्स का छोटा, उसका बड़ा होता है। कई बार एग्जाम में ये भी है कि बताओ साइज क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का। आप बोल सकते हैं 10⁻⁻⁶ मीटर, और 1 माइक्रोन बोल सकते हैं माइक्रोमीटर, जबकि उसका साइज है वो इससे बड़ा जनरली 5 से 100 माइक्रोमीटर होता है। काफी 5 से लेकर 100 गुना साइज हो सकता है। आप बोल सकते हैं न्यूक्लियर रीजन, उसमें न्यूक्लियर रीजन है वेल डिफाइंड होता है, इसमें वेल डिफाइंड नहीं होता। और इसमें न्यूक्लियोइड्स जो होता है, न्यूक्लियोइड्स जिसको बोल रहे हैं, जबकि उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। क्रोमोसोम सिंगल और मोर देन 1 क्रोमोसोम पाया जाता है इसमें। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, और उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है वो पाए जाते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस। आगे हम और भी डिफरेंस के बारे में जानकारी लेंगे, थोड़ा सा इसका ब्रीफ किया था। और जो ये नोट्स हम लोग रन कर रहे हैं यहाँ पे, वो ज्यादातर चीजें एनसीईआरटी बेस्ड है, और यही कारण है कि आपको एक लिंक प्रोवाइड होता है। एनसीईआरटी की जो किताबें होती है उसमें खास बात क्या होती है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं, और शुरू से लेकर आखिरी में एक स्टोरी सी चलेगी, और उस स्टोरी में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और इस स्टोरी से ही क्वेश्चन बनेंगे बहुत सारे। तो इससे क्या होगा, अलग से आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं होती। उसकी खास बात ये होती है। और यूपीएससी का अगर कोई एग्जाम दे रहा है जिसमें सीडीएस आईएएस इस तरह का एग्जाम दे रहा है, तो ज्यादातर यूपीएससी क्वेश्चन है, और एसएससी में भी सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड बुक से ही होते हैं। आपको बड़ी हाई फाई लंबी चौड़ी किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, सिस्टमेटिक इसमें सारी स्टडी होती है। हमने एनसीईआरटी का यूज किया है, और प्लस में हमने कई डायग्राम है वो इंपोर्ट करके इसमें बहुत सारी चीजों को मॉडिफाइड करते हुए हमने इस तरह से डिजाइन किया जिससे कि आपको ये समझ में आए, कॉन्सेप्ट डेवलप हो और क्वेश्चन आए। 10,000 क्वेश्चन वी आर प्रोवाइडिंग टू यू, और वो क्वेश्चन आपको सोल्व करने में हेल्प करेंगे। ये अगर आप 10,000 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, प्लस ये सारे नोट्स देख लेते हैं, सारे नोट्स को सुन लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, आपको काफी फायदा होगा। और हम उम्मीद करते हैं 30 से 40 स्कोर है, आप इतना स्कोर भी कर सकते हैं कि बड़ा स्कोर बना जाता है। बायोलॉजी प्ले इंपॉर्टेंट रोल। एवरी सेल हैज ए मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जैसे हमने बात की कि सेल के अंदर अलग अलग टाइप के ऑर्गेनेल्स हैं, और हर ऑर्गेनेल्स की एक मेम्ब्रेन होगी, और वो अलग से इसको इन्वायरमेंट, हर जो इन्वायरमेंट होगा इस ऑर्गेनेल्स का, उससे उसको बचा कर रखेगी। आप बोल सकते हैं उसको सेपरेट करेंगे ऑर्गेनेल्स के मेम्ब्रेन।
Large and complex cells, including cells from multicellular organism, need a lot of chemical activity to support their complicated structure and function. To keep these activities of different kind separate from each other, these cells use membrane-bound little structure or organelles within themselves. यहाँ पे बात आई कि अब सेल्स बहुत बड़ी है, ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें कई सेल्स होंगे, कई सेल्स में कई ऑर्गेनिल्स होंगे और हर ऑर्गेनिल्स को अपना रोल अदा करना है ताकि वो सेल एक्टिविटी वो जारी रहे। केमिकल एक्टिविटीज की सपोर्ट चाहिए उसको, वो सपोर्ट कौन करेगा? अलग अलग जो सेल ऑर्गेनिज्म है, सेल ऑर्गेनिल्स है, वो अपना रोल अदा करेगा। This is one of the features of eukaryotic cells that distinguish them from prokaryotic cells. Some of these organelles are visible only with electron microscope. और ये organelles इतने छोटे हो सकते हैं कि जो साधारण माइक्रोस्कोप होती है, मैकेनिकल माइक्रोस्कोप है, उसमें आपको नजर नहीं आएंगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उसी से ही ये नजर आ सकती है। तो ये खास बात इसकी, इलेक्ट्रॉन ये ऑर्गेनेल्स इतने छोटे भी हो सकते हैं लेकिन ये अपने आप में स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं। ये इसकी खास बात है, स्पेसिफिक फंक्शन हो रहे हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन ए प्रीवियस सेक्शन। We have talked about nucleus in previous section. Some important example of cell organelles which we will discuss now are, अब हम करेंगे, हमने न्यूक्लियस के बारे में जानकारी ली, अब हम कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। ये क्या होते हैं? ये जो इसके न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो ऑर्गेनेल्स थे, वो ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं और उनका क्या काम और वो किस चीज के बने हैं, हम लोग वो जानकारी अभी इस सेक्शन में करेंगे। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शन इन द लाइफ। तो जो पार्ट 2 स्टार्ट होगा, अभी तक हमने सेल के बारे में किया है कि सेल कहां से स्टार्ट हुई थी, सेल की खोज किसने की थी, कौन इसके पीछे थे, क्या रोल आया इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप डेवलप होने के बाद में, सेल कितने टाइप की हो सकती है अगर हम स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू देखें यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक हिसाब से, और हमने डिफरेंट टाइप के प्रोसेस देखे अभी तक, ऑस्मोसिस प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस, इस तरह की प्रोसेस हमने देखा, और हमने देखा न्यूक्लियस का रोल। अब हम देखेंगे जो अंदर पहुंच गए हम लोग लेबर डिवीजन में, और हर ऑर्गेनेल्स है उसका अलग स्पेसिफिक रोल आ रहा है और स्ट्रक्चर अलग आ रही है, वो क्या होंगे वो हम करेंगे पार्ट 2 में। नेक्स्ट एपिसोड में पार्ट 2 में अब आगे की स्टोरी बन रही है, वो क्या बनेगी स्टोरी और वो कैसे हमें और इसको डिटेल तक ले जाएगी, हम इसकी जानकारी लेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ऑल द बेस्ट।